हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। चेहरे की स्माइल बता रही है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 0 खत्म हो चुका है और लेक्चर 1 आज शुरू होने वाला है। तो लेक्चर 0 आई होप सो सारे बच्चे ने देख के आए होंगे, क्योंकि लेक्चर 0 पूरा बेसिक्स था। अगर वो बात कवर हो गई तो ये बात समझ में आ सकती है ना बच्चा। तो ध्यान से उस लेक्चर को एक बार देख लेना। अगर जो लेक्चर देखने का वक्त नहीं है तो लास्ट लेक्चर क्या किया था वो एक बार देख ही लेते हैं। जैसे ऊपर से लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, कूलम्स लॉ की बात की थी, टॉपिक का इंट्रो की बात की थी, कूलम्स लॉ देखा था, उसके बाद बहुत कुछ देखा था। टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट स्टार्ट करना मुझे पसंद है। तो ये फर्स्ट तुम्हारा था कूलम्स लॉ। ओके, सिस्टम शायद से हैंग पड़ रहा है थोड़ा सा। हैंग कैसे पड़ेगा भाई? कूलम्स लॉ देखा था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। सबके फॉर्मूला लिख के देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था, इसका कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता, मांगना भी नहीं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद था गॉस लॉ। और अपना थंबनेल देख के लग रहा होगा कि अपने लिए ये जान है, ये हमारी जान है, क्योंकि ये 3 मार्क्स देके जाएगा। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। फॉर्मूला देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ यही वैल्यू K होती है, तो मेरा मन करेगा तो मैं K भी डाल दूंगा। तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, उस फोर्स में 2 चार्ज दिख रहे हैं तो एक चार्ज गायब कर दो, KQ बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो पता है कि किसी भी एक फील्ड लाइन पे अगर एक पॉइंट लेके उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट तुम्हें उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, फॉरवर्ड में हमेशा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 फॉर्मूला बताए थे मैंने। एक लिखा था, सिंबल ये था EA cos थीटा, और दूसरा था ये प्लेन बॉडी के लिए था, और ये तुम्हारा है क्लोज बॉडी के लिए। दूसरा भी होता है ना क्लोज बॉडी के लिए, क्लोज के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये भी फ्लक्स ही है। अब गॉस लॉ इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फ्लक्स निकालने के लिए। तो फ्लक्स निकालना ही है, तो इसके गॉस लॉ क्या बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है मैंने, फ्लक्स ही निकाला है, फ्लक्स ही लिखा है। वो फ्लक्स क्या बोलता है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज भी लूप के अंदर रहेगा, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पढ़ाई थी। गॉसियन सरफेस याद थोड़ी सी कर लेना। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चार्ज, उसके आसपास एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन कर लो, कोई भी शेप का, आर्बिट्री शेप का, क्योंकि दिख रहा साफ साफ कि फॉर्मूले में कोई एरिया, रेडियस, डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, सिर्फ चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मीडियम बदल गया तो थोड़ा बदलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, ये एप्सिलॉन बन जाएगा। इतनी सी बात थी, इतना लेसन बताया नहीं था, बहुत डिटेल में बताया था। और आई होप सो समझदार था, क्योंकि बच्चों को इलेक्ट्रोटॉपिक बहुत 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 मुश्किल लगता है, पर हमने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। आने वाली चीजें बहुत आसान लगेगी अगर ध्यान से बात सुनते जाओगे तो। स्टार्ट करें? लो बाबा, आज का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर हॉलो और सॉलिड स्फीयर निकालने। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। तो किसके लिए? हॉलो और सॉलिड स्फीयर के लिए। तो भाई बोल रहा है, तो मैं बोलूं हॉलो हो या सॉलिड हो एक ही बात है, कि चार्ज हम लोग सरफेस पे रखने वाले हैं, तो फर्क तो रद्दी पर पड़ेगा नहीं, उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये हो गया ड्रॉ अपना स्फीयर, बस है, स्फीयर है। जितना पता है उतना काम करते चलो। पहले जो बात पता नहीं उसे फोकस मत करो। स्फीयर था, स्फीयर के ऊपर चार्ज भी ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ। तो ये आ गया ग्रीनरी वाला चार्ज, जैसे घास उग रही है वैसे इस पे चार्ज उग रहा है, ये हो गया चार्ज। अब सबको पता है कि ये चार्ज यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है।
बच्चों का जवाब आना चाहिए वहां से, हाँ जवाब आ गया शायद से। वो जवाब था कि सर यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म चार्ज क्यों है, और स्पीयर का सेंटर भी होगा, तो रहा स्पीयर का सेंटर, हाँ स्पीयर का सेंटर, और उसका रेडियस, रेडियस भी तो रहेगा, तो ये आ गया स्पीयर का रेडियस, तो ये आया स्पीयर का रेडियस कैपिटल आर। कोई दिक्कत? अब जितनी बातें लिखी हैं उतनी बातें कर लेते हैं, उसके अलावा क्या ही करना है। जितनी बातें आती हैं उतनी बातें करना सीखो पहले, जो नहीं आता वो बात की बात है, जो लिखा हो तो लिखो। कंसिडर अ स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, घबराओ मत, है चेंज नहीं करेंगे, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लेट चार्ज q is uniformly distributed, क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ स्पीयर। अब जितनी बातें कर लेते कर ली, अभी क्या है, इस चार्ज की डेंसिटी भी निकाल लेते लगे हाथ कि इस चार्ज की डेंसिटी कितनी है। अगर चार्ज की डेंसिटी बोलती है, बच्चे वहां से बोलने चाहिए जिसने लेक्चर अटेंड किया उसको पता होता है कि चार्ज की डेंसिटी पड़ी थी, वो थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले ही सिखा के रखा था मैंने, है ना, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, निकाल के रखा था, लिख लो। अब दिखाता हूं जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए, मुझे यहाँ लिखनी है डेंसिटी, क्या लिखनी है, डेंसिटी। इस चार्ज की डेंसिटी कितना है, चार्ज है कितना, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, हाँ सही है भाई, यहाँ मास तो है ही नहीं बच्चा, यहाँ क्या है, चार्ज है, तो लिख दिया चार्ज है, आ गया चार्ज आ गया। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, कितना अंदर है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। पर चार्ज तो कहाँ है, सरफेस के ऊपर है ना, तो कहाँ है, चार्ज सिर्फ उसके एरिया में है ना, तो ये क्या आएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। वॉल्यूम पड़ा, वॉल्यूम मिला, वॉल्यूम नहीं आएगा, ये बचेगा, इसको ही बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल था सिग्मा, चार्ज है q, एरिया है a, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्फीयर की बात पता है मुझे, q निकालना है, तो चार्ज का डेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ देयरफॉर लिखना, q लिख देना, q आएगा सिग्मा इंटू a। अब एरिया पता है, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। अब एरिया ऑफ स्फीयर की बात करोगे तो q लिखोगे, सिग्मा लिखोगे, और यहाँ लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, आगे लिख देना, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, किसी को याद ना हो उसके लिए। अब ये तुम्हारा चार्ज बन गया, इस चार्ज को कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो मिसिंग लग रहा है तो बॉक्स में डाल दो। जितनी बातें आती हैं पहले उतनी बातें करना सीखो, जो नहीं आता है वो बात की बात है, जो सिखाया नहीं वो तो नहीं आता, वो बात अलग है, और जो सिखाया वो तो आना चाहिए ना बच्चा। लो तनिक तुम्हारा बॉक्स बन गया। अभी क्या ही है, जो बातें करनी है बातें करते हैं। अब इतना सा बात कर लिया है, अब उसने निकालने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह पे, एक आउटसाइड, एक सरफेस पे, दूसरा इनसाइड। आउटसाइड मतलब कहाँ, बाहर, सरफेस पे आएंगे फिर अंदर भी आएंगे। तो पहले अभी बाहर बोल रहा है तो मैं कोई तो पॉइंट एज्यूम करता हूं, ये मेरा मान लो कि पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। इसका डिस्टेंस की अगर बात करें, इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे स्मॉल आर, डिस्टेंस क्या लेंगे, स्मॉल आर। तो ऑरेंज कलर दिया है तो ऑरेंज कलर देना पसंद करूंगा, ये आ गया स्मॉल आर। अब इस पॉइंट पी पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, तीन जगह निकालेंगे। पहले निकालेंगे आउटसाइड, आउटसाइड निकालते सरफेस हलवे की तरह बन जाएगा, हलवे की तरह, घबराने की बात नहीं है। अभी जिस पॉइंट पी पे निकालना है उस पॉइंट से पास करनी पड़ेगी गॉसियन सरफेस, और अभी गॉसियन सरफेस ऐसी पास करानी है कि वो इक्वली डिवाइड हो। हमारा चार्ज हमें सेंटर में आया, सेंटर में रहेगा तो ही मतलब कुछ तो बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने पास कर दिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, दिख रहा है सेंटर में चार्ज, नॉर्मल सा लायबल है, लायबल है, कोई दिक्कत नहीं।
बस लो तुम्हारा पॉइंट पी आ गया फिर से सरफेस पे। अब दिखाना परफेक्ट है तो परफेक्ट दिखाऊंगा ना। अभी समझ रहा सेंटर में आ रहा है परफेक्ट पूरी तरह से, हर कोने में सेम सेम है। अब ये जो बनाई ये गॉसियन सरफेस है, क्या है ये तुम्हारी गॉसियन सरफेस है की गॉसियन सरफेस। अब स्टार्ट करते हैं। अब गॉसियन सरफेस लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है, तो निकालेंगे ना गॉस लॉ की हेल्प से। शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कलर व्हाइट है कि पिंक हो गया? पिंक हो गया भाई। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, अब गॉस लॉ ये आया ई वेक्टर, याद आया ना, ds वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे याद आया कि नहीं याद आया? देख भाई कितने गया आथे, देख लो ये लिखा। अब सबको पता होगा कि डॉट ओपन करते क्या बनता है, डॉट ओपन बनता है cos थीटा, तो ये बन गया eds cos थीटा इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, डॉट का मतलब क्या है, cos थीटा है, डॉट इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। डॉट इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है। अभी क्या ये है, अब बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालना ही पड़ेगा। उससे पहले एंगल ढूंढ लेते हैं, एंगल किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल। अब डीएस मुझे एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एरिया मेरे पास तो है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे ड्रॉ की ही नहीं अब तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो। मैंने पहले ही कहा रास्ते बाद स्टेप पहुंच जाओ, जो चीज जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, डायरेक्ट डायग्राम रट्टा मारोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कलर चेंज करते हैं, कलर ब्लू करते हैं, ब्लू ब्लू, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास नहीं करना, सरफेस से पास करना। सरफेस से काहे, इनकी चार्ज तुम्हारा सरफेस पे ही है, और उसके अलावा कहीं पास करोगे तो काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं रहेगी। थोड़ा बड़ा नहीं बनाना, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए था, मैं गायब भी करता हूँ, हाथ से बनाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हाथ से ड्रॉ करता हूँ तुम्हारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से ड्रॉ करना, वो भी ऐसे। अब आउटसाइड क्यों बना रही है ये कोई पूछेगा तो उसका जवाब दूंगा, क्योंकि आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ही बनता है। अब वो इसमें ना एंगल भी 90 डिग्री ही बनता है। अब 90 डिग्री क्यों बनता है ये तुम लोग को जवाब ना सेकंड लेक्चर में मिलेगा, अभी उसका देखिए मतलब नहीं है। क्या कहा, सेकंड लेक्चर में मिलेगा उसका जवाब, मैं दिखाऊंगा। सेकंड या थर्ड में मिलेगा, शायद से सेकंड में मिलेगा। अभी तो अपना लेक्चर 1 चल रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। अब मुझे उसने क्या कहा है कि मुझे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ सकती है ना, तो इमेजिन करने के लिए मुझे यहाँ ds निकालना है। तो मैंने क्या, पूरा तो मुझे मिलने वाला नहीं है, तो स्मॉल सा एरिया एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मैंने ले लिया एक स्मॉल सा एरिया, ठीक है। अगर स्मॉल एरिया वहां नहीं लेना है और रेडियस में क्लैश होना चाह रहा है तो यहां ले लो, काहे फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल एरिया लेना है बस, कौन सा भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ले लिया स्मॉल एरिया, इसको नाम दे दिया ds। अब एरिया ठहरी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका एरिया क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड, तो ये आ गया आउटसाइड। इसको मैंने नाम दिया था एन कैप, किसी को याद होगा तो याद होगा, एन कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर को। अगर ध्यान से कोई समझदार होगा बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रही है और एरिया भी कहाँ है, ऊपर ही है। इसका मतलब क्या है, कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। हाँ समझदार है, 0 कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो लिख दो यहाँ पे एंगल बिटवीन E एंड ds। मैंने 0 क्यों बनाया बताया, अगर तुझे नहीं जानना है क्यों बना तो हर जगह एंगल 0 ही लेना। इस पूरे क्वेश्चन में हर जगह एंगल 0 ही लेना, जहां भी एंगल 0 को लिख देना। अभी पुट करना है बस, 0 को पुट कर दो। तेरे 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 अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा,
अखियां उड़ीक दिया दिलवा मारदा अखियां। चलो cos 0 कितना होता है 1 ना, तो ये बनेगा एडीएस। अभी कोई बच्चा पता ना हो तो क्या करेगा वो, तो भाई मेरा काम ही बताना उसको, cos 0 होता है 1। तो ये आ गया एडीएस, ये आ गया क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे खेल तुम्हारा संभालना है, तुम लोग को संभालना ये है कि मुझे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। दिखाता हूं क्यों। ये कांस्टेंट का इंडिकेशन होता नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था यहाँ पे 1 मिनट पहले, Q अपॉन 4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिख रहा है, चार्ज हर जगह कांस्टेंट है और के बचपन से कांस्टेंट था, और ये डिस्टेंस जो लिखा है ना आर, वो आर डिस्टेंस हर जगह है। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो हर चीज क्या सेम ही रहेगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर। दूसरा जवाब ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगी तो निकालोगे कैसे, बताओ। जब तक बाहर निकालोगे नहीं तो निकालोगे कैसे, निकालने के लिए तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट है तो खुद का खुद बाहर निकलेगा, यही बात है। उसके बाद क्या ही करना है, डीएस था ना एरिया, ये डीएस है, सारे डीएस को जोड़ूंगा 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 जोड़ूंगा, उनको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, बड़ा एरिया मिलेगा। तो यहाँ लिखता हूं ई, ये आ गया डायरेक्ट बड़ा एरिया इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज इतना लिख क्यों रहा हूं पता है, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं आधे कि स्मॉल आर की कैपिटल आर। मैं बोलता हूँ ऑफ कोर्स स्मॉल आर, क्योंकि तेरा एरिया ये नहीं है, तेरा डीएस वहां है, तुम्हारा स्मॉल आर ही लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस जो होगा वो तुम्हारा होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर तो आने से रहा, कैपिटल आर तो यहाँ है ना मेरे भाई, पूरा का पूरा स्मॉल आर है, तो सरफेस पूरा ये होगा ना, है गॉसियन सरफेस स्फीयर ही है स्फीयर ही, पर उसका एरिया में स्मॉल आर कैपिटल आर का झोल होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है कि स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। E is equals to 4 pi small r square equals to q in by epsilon naught। कुछ नहीं किया है, बस 4 pi r square भी पुट किए, कोई दिक्कत। अब कुछ नहीं करना है, ये 4 pi r square मल्टीप्लाई में भेज दो डिवाइड में, तो ये आ गया E is equals to q in डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r square। अगर ध्यान से कोई देखिएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है, जानबूझ के वैसे बनाया है, क्या केवल पुट कर दो ना, दिख रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हिंट है इस क्वेश्चन की, अगर ये करते जा रहे हो आखिर में ये नहीं मिला तो कुछ झोल किया है। अब बस चार्ज अंदर कितना है ढूंढना है, चार्ज अंदर कितना है वो ढूंढना है। Q इन, चार्ज इनक्लोज, चार्ज Q इन कोई बोल देगा तो बढ़िया आ जाएगा। बताओ ये चार्ज Q इन कितना है, बताओ। बस उस लूप के अंदर चार्ज कितना, देखो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है कितना, कितना चार्ज है, हाँ क्यू चार्ज है, बस बराबर है, तो ये क्यू चार्ज लिख दिया। अब बस जब क्यू इन है वहां क्यू पुट करना है, पर जगह अपने पास है नहीं, जाते हैं अगली गली, ये आ गए अगली गली। तो ये था E इज इक्वल्स टू क्यू इन की जगह डाल दिया क्यू ना, और फॉर्मूला क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, पर गलती से भी कैपिटल आर नहीं डाल देना, स्मॉल आर ही डालना। देखो क्यू इन की वैल्यू बस क्यू पुट किए और बाकी सब कॉपी कर दिया है। अभी यहां तक काम खत्म है, अब मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूं, समझ में आके बताना। तो ये E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आके देखो, आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहीं पे बॉक्स बना के रखा है। और बॉक्स क्यों बनाया हो मुझे पता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लगे हाथ तुम लोग को देना है तो लिख दो इक्वेशन 1। याद है ना क्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही मैंने क्यू के जगह पे लिख दिया है। अब यहां से कोई तो बोलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, याद रह जाएगा ना। अभी उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, गया 4 पाई, क्या ही बचा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन E is equals to सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। कंफ्यूजन में फॉर्मूला याद करने में आते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि तुम्हारे स्टेट बोर्ड में इस फॉर्मूले पे कोई सम नहीं है, अच्छी बात है। न्यूमेरिकल का लेक्चर आएगा ना, करंट का भी न्यूमेरिकल का लेक्चर आएगा, मिल चुका है तुम लोग करंट का न्यूमेरिकल लेक्चर,
ऑलरेडी न्यूमेरिकल पूरा कर चुके हैं करंट के, इसके भी सब सारे सम करेंगे, उसमें भी गिफ्ट वाले फॉर्मूले दिए थे, इसमें भी गिफ्ट वाले फॉर्मूले मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे मेरे भाई मिलेंगे। पर अब इसके बाद की बात करते हैं कि फॉर्मूला आ गया, हमने कहाँ निकाला है, कहाँ निकाला है, आउटसाइड निकाला, अभी कहाँ निकालना है, सरफेस पे। अब यही जो पॉइंट पी था, यही अगर पॉइंट पी सरफेस पे आ गया, पॉइंट पी सरफेस पे आ गया, तो मुझे पता था पूरा का पूरा एक कैपिटल आर था, अंदर 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 आकर सरफेस पे बैठ गया, तो लॉजिक क्लियर है कि पूरा कैपिटल स्मॉल आर जो था वो यहाँ आते ही कैपिटल आर बन गया, क्योंकि स्मॉल आर था। अब स्मॉल आर पूरा यहाँ आके बैठ गया है, तो स्मॉल आर तो नहीं है, वो कैपिटल आर के बराबर हो गया ना। अगर मैं इसको डिस्टेंस को बोलता हूँ कि स्मॉल आर है, तो बोल दोगे ना कि दोनों सेम ही तो है सर, स्मॉल आर कैपिटल आर सेम है, हाँ तो काम खत्म है। एट सरफेस, एट सरफेस लिख के दिखा दो, एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना, लिखा तो है एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब आगे की बात करो, एट सरफेस, अब ये इसको यहाँ भी लिख के दिखा सकते हो कि तुम लोग ये आउटसाइड कर रहे हो करके, पर समझ जाएगा आउटसाइड करके। हाँ, एट सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो जहां जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर पुट करना है, काम खत्म करना है। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का जगह कैपिटल आर, तो ये भी आएगा आर स्क्वायर। कुछ तो कटेगा, अरे कटेगा, अरे कटेगा, ये आ गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया ना, सरफेस भी, सरफेस तो हलवा था, क्या मुश्किल है सरफेस में, कुछ मुश्किल है सरफेस में, मैं नहीं लगता कुछ मुश्किल है भाई, जो पढ़ रहा है अपने से उसको क्या ही मुश्किल लगेगा। ओह माय गुडनेस, ठीक, अभी इनसाइड करना है ना, तो इनसाइड के लिए स्फीयर बनानी पड़ेगी, तो एक आ गई इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस, तो आ लो तुम्हारी गॉसियन सरफेस आ गई इनसाइड के लिए। थोड़ा कलर इसका वाइट चाहिए था, क्योंकि अलग अलग नहीं करते हम लोग, वाइट ही करते हैं। अब ये रहा तुम्हारा पॉइंट पी, ऑरेंज कलर कहाँ गया, ये रहा, पकड़ लो कि ये तुम्हारा पॉइंट पी है, और इसका डिस्टेंस ये तुम्हारा स्मॉल आर है। हाँ, बोलना नहीं कि सर स्मॉल आर तो वो बड़ा था, इसको भी स्मॉल आर दिया, नहीं समझ जाएगा वो, लिख लेंगे फॉर इनसाइड ना, तो लिख के दिखा देंगे, जब इनसाइड की बात कर रहा हूं तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, समझ में आया, तो क्लिक हो जाएगा उसको। अब सेम काम करना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या ही करेंगे, ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, तो ये करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये आया गॉस लॉ, ये हो गया ऐसे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद डॉट हट जाएगा, तो ये आएगा EDS cos थीटा, ये cos थीटा लिख दिया, ये आया q इन बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, ओपन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा इक्वल्स टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज कितना है देखो, चार्ज इनक्लोज को इतना है, देखो मैं दिखाता हूं, यहां देखो इस गॉसियन सरफेस देख रही है, स्मॉल वाले गॉसियन सरफेस, उसके अंदर चार्ज कितना है देखो, देखो चार्ज कितना है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, कितना है, अरे है ही नहीं भाई, कहाँ है चार्ज के अंदर, कुछ भी नहीं है, तो चार्ज कितना है, जीरो है, तो लिख दो यहाँ पे क्यू इन कितना है, जीरो। अगर किसी को कुछ दिख रहा है तो भाई मैं अंधा हो गया हूँ, तुम कुछ गलत बता रहे हो, कुछ चार्ज अंदर था ही नहीं ना भाई, तो डायरेक्ट क्यू इन कितना होगा, जीरो, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो। अब जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट करोगे तो जीरो ही आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू, ये आ गया बाहर, ये आया ds cos थीटा और एक बार, और ये पूरा टर्म हो गया जीरो। अब पूरा टर्म ये ds cos थीटा मल्टीप्लाई में आने के बाद डिवाइड में, तो ये इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा लिखोगे तो क्या मतलब ही नहीं होगा उसका, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है, जीरो ही होने वाला, तो डायरेक्ट यहाँ E इज इक्वल टू लिख दो पहले, अब लास्ट में लिख दो E इज इक्वल टू जीरो है। 3 मार्क्स तुम्हारे, लिटरली 3 मार्क्स मिलते हैं पूरे के पूरे, इतना करने के, देखो सिर्फ इतना काम करने के 3 मार्क्स मिलते हैं।
समझे कि नहीं समझे? ये मुश्किल था? मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं था, बहुत 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 चिंदी था, है ना? इतना ही काम करना है। कोई दिक्कत आई इस चीज में? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत आई इस चीज में? आई होप सो सारी बातें क्लियर रही होंगी यहां तक। तो अपना भाई एक एप्लीकेशन हो गया है और दो बचते हैं। हमने स्पीयर कर लिया है, अब तुम्हारा आएगा वायर, वायर के बाद आएगा शीट। तो ये तो हो गया पूरी तरह, देख लो। स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये तुम्हारा फर्स्ट पेज, ये तुम्हारा सेकंड पेज, पढ़ा खत्म। अब इसके बाद टॉपिक का नाम वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही रहेगा फॉर इन्फिनाइट प्लेन शीट, सॉरी शीट नहीं ना, वायर, इन्फिनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर। शीट भी करना है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर। इसकी बात की, स्ट्रेट लॉन्ग वायर की बात की, तो वायर तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, बाकी तो देखा जाएगा बात की बात। तो ये आ गई अपनी वायर। अब उस वायर में ना एक सवाल लिखा गया है, इन्फिनाइट वायर बोल रहा है बच्चा। अब मुझे बताओ इन्फिनाइट वायर का रियल ग्लेम्स क्या है? इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या होगा? इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या होगा? बता सकता है कोई इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या होगा? कोई बोल दे। हाँ भाई, इन्फिनाइट वायर का मतलब क्या होता है? ऐसी वायर जो कभी खत्म ना हो। अरे पॉसिबल है क्या ऐसी वायर जो कभी खत्म ना हो? पॉसिबल है? नहीं ना। तो दिमाग दो क्या है यहाँ पे कि इन्फिनाइट वायर का मतलब इस सेंस में उसका मतलब वो नहीं है। अगर ये वायर है, इसकी लेंथ तो नॉर्मल रहेगी, लेंथ का कोई सीन नहीं है, लेंथ उसकी नॉर्मल ही है। लेंथ उसकी नॉर्मल ही है। लेंथ है वो नॉर्मल ही है। वो जो सीन किया गया है हमने, जो ये पॉइंट एज्यूम करते हैं, वो पॉइंट बहुत क्लोज एज्यूम करते हैं। ये आ गई तुम्हारी लेंथ कैपिटल एल, और ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे निकालना है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है, उस वायर से परपेंडिकुलर एक पॉइंट लेते हैं ना हम लोग। तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे निकालनी है ना अपने को। तो ये मेरा पॉइंट P बन गया है। अब सीन क्या है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है स्मॉल r, इस वायर की लेंथ तो L है, और जो स्मॉल r है ना, वो वायर के बहुत दूर नहीं है, बहुत बहुत क्लोज है। अगर ये वायर है ना, तो ये पॉइंट कहीं इतना पास है। तो इस पास होने के लिए इन्फिनिटी बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम हो तो कोई चींटी है, वो चींटी के लिए सामने वाली वॉल इन्फिनिटी है, मेरे लिए क्यों? क्योंकि यार वॉल मेरे लिए वॉल है, उसकी चींटी के लिए क्या है, इन्फिनिटी बन जाएगी। हकीकत में इन्फिनिटी है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो वायर बहुत बड़ी नहीं है, वायर इन्फिनिटी नहीं है। जो पॉइंट एज्यूम कर रहे हो, पॉइंट बहुत पास है, समझे? पॉइंट बहुत बहुत पास है। अभी आगे, क्योंकि वायर के लास्ट वाले फॉर्मूले में लेंथ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी ही नहीं। समझ आ गए निकले के बाद? इसके 50 ड्रॉ कर लेते हैं। लो हरियाली कहा था, तो ये हरियाली, ये आ गई हरियाली, आ गया। ये चार्ज क्यों है? जितनी बात की थी उतनी बात लिखना अपने को आदत है, लिखते हैं। कंसिडर a straight long wire, straight long wire of length capital L. Let charge Q is uniformly distributed. अब ये सरफेस पे नहीं है, लेंथ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। कोई दिक्कत? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P।
we have to find electric field intensity at point अनआतोड़ा P। जितनी बातें पता थी उतनी बातें करनी अपनी आदत है, तो कर ली। जो नहीं पता उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो नहीं पता उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, पता है। पर जो पता है उसको लिखने भी ना जाऊंगा तो मार्क्स कट जाएंगे ना। अब यहाँ तो खुशी खुशी 1 मार्क्स देगा तो भी क्या अपने लोगों में, है ना, आधा मार्क्स तो दे ही देगा डायग्राम देख के। अभी इसके बाद मुझे चार्ज की डेंसिटी चाहिए ना, तो यहाँ लिखता हूँ फिर से एक बार डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब पता होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ मास तो नहीं है, यहाँ चार्ज है। ये आ गया चार्ज डिवाइड वॉल्यूम भी नहीं आ सकता। वॉल्यूम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा स्पेस अंदर होता है। ये चार्ज सरफेस पे भी नहीं है, ये चार्ज कहाँ है, लेंथ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ आएगा। तो तोरा लेंथ लिख दिया। ये भोजपुरी क्यों निकल रही जुबान से, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंबल इसका था लैम्डा, ये क्यू आ गया और लेंथ एल आ गया, तो यहां से क्यू निकाल लो। क्यू कितना आता है, लैम्डा इंटू एल। अप्रोच में चेंज नहीं है बच्चा, अप्रोच जैसी ही वैसी ही फॉलो करनी है, अप्रोच वही है, कुछ नया नहीं है, बस उतना याद करना तुम्हें। हो गया। अभी क्या ये है, जिस पॉइंट पे पास करना होता है, निकालना होता है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो वायर का रियल शेप क्या होता है, क्योंकि मुझे वही गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही यूज टू आसान रहेगा। बताओ वायर का शेप कैसा है, सिलेंडर। अरे है कि नहीं सिलेंडर। अगर यहाँ सर्कल लूंगा तो सर्कल बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो वायर का चार्ज अलग अलग आ जाएगा। अगर मैं दूसरा को शेप लेता हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल, तो वो भी काम चलेगा नहीं। तो वायर का शेप सिलेंडर है, तो आई हैव टू ड्रॉ सिलेंडर। जो गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी वो सिलेंडर ही लेनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। 1 मिनट रे, पॉइंट पर गायब करते हैं तो कलर चेंज करते हैं। सोचता हूँ हरा ले लूँ, क्या बोलते बच्चों, हरा ले लूँ, ले लो हरा लेते हैं। मैंने बोल दिया, तुम लोग भी तो हाँ ही बोलोगे, बच्चे कहाँ मना करेंगे। सानू कहंदी तू ले ते झांझरनी ते मर जाना। ओह माय गुडनेस। आलो कॉपी करके इतने ले रहा है। आ गया, डिस्टेंस सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। चलो अब ये आ गए सिलेंड्रिकल शेप तुम्हारा, और ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए ना, तो भी ले लो सिलेंड्रिकल शेप तुम्हारा। अभी इतना तो सबको बात क्लियर है कि अगर ये वाला पॉइंट आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। ये वाला भी क्या होगा, आर ही होगा। आगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। अभी क्या है, गॉसियन सरफेस बन गई तो काम खत्म है। लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ लिखते हैं, क्या है गॉस लॉ। गॉस लॉ है तुम्हारे पास ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इतना ही गॉस लॉ है। अभी क्या है, डॉट को ओपन करो, ये आ गया eds cos थीटा। अब यहां लिख के नहीं दूंगा क्योंकि डॉट क्या होता है, क्योंकि एक ही वीडियो में ना, तो तू पीछे देख समझ में याद रखा ही होगा कि डॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा, तो लिख दिया। अब मुझे ग्रीन कलर का काम कुछ है नहीं, क्योंकि ये पार्ट की बात तुम लोग कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि अगर बोलोगे ds एज्यूम करोगे तो ds कहाँ एज्यूम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक एरिया नहीं है, 3 एरिया है। 1 2 2 3 3 एरिया है, बाहर वाला, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। तो तीनों के लिए निकालना पड़ेगा फ्लक्स अलग अलग। अब तीनों के लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तीनों के लिए फ्लक्स निकाल के तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ लिख पाओगे पूरा, समझे। देखो एरिया पे ध्यान दो, 3 एरिया कहा मैंने, 3 एरिया पे ध्यान दो। देखो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकेंड एरिया, और तो रहा थर्ड एरिया।
अब फर्स्ट एरिया तो कुछ हम लोग मान सकते हैं कि उसका एरिया तो कुछ तो रहेगा ए, पर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसके डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर चार्ज इसके ऊपर है, इस लेंथ के ऊपर चार्ज है, लेंथ के ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर रहेगी। चार्ज यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, चार्ज यहाँ आ गया, इस पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। चार्ज हमेशा ऐसा ही है ना इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही रहेगी। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना शुरू कर दी। तो इस एरिया के लिए, फर्स्ट एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ऐसे ऊपर, ये आ गया। अब इसका एरिया, अब एरिया ये है, और एरिया क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो मैं समझ गया कि एरिया कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो ये लिख दिया है एन कैप, और जो एंगल बन रहा है वो शायद से बन रहा है 90 डिग्री। शायद से क्यों बोल रहा हूँ, 90 बन रहा है, देखो ना बच्चा। अब इसके लिए करोगे तो वही बोलोगे, हाँ सर सेम ही होगा इसके लिए भी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नो डाउट। और इस वाले का जो एरिया आएगा ये इस तरफ आएगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब ये भी आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री देखने के बाद ना खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉस अपना कौन है, कॉस कौन है अपना, थीटा कितना है 90 डिग्री। कॉस अपना कौन है, हरामखोर। ऐसे हरामखोर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गलत मत समझना, नालायक बोल दो, ज्यादा वल्गर ना हो जाए, ठीक है। ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद दोनों के लिए हो गया है, थर्ड एरिया बाकी है। अब थर्ड एरिया में कोई एरिया दिख नहीं रहा है, कोई एरिया दिख नहीं रहा है, तो थर्ड एरिया में काम करो ना, एरिया को एज्यूम कर लो, एरिया को एज्यूम कर लो। तो यहाँ कहीं तो एक एरिया एज्यूम कर लो, यहाँ कहीं तो एक एरिया एज्यूम कर लो। अलग कलर से एज्यूम करते हैं, सेम कलर से नहीं। तो ये एरिया एज्यूम कर लिया है, पता ना डायरेक्ट मिलेगा नहीं। तो ये एरिया तुम्हारा डीएस बन गया। अब डीएस के लिए उसकी डायरेक्शन दिखा दो एरिया की, एरिया की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड रहेगी ना। तो ये आ गई आउटसाइड, और ये आ गया तुम्हारा एरिया एन कैप। अब हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ग्रीन कलर की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी ऊपर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेगा तो बोलेगा, अगर नहीं चाहिए ऐसे तो क्या है अपने पास रखा गया है, सर ने दिया गया है, ये लो भाई तने खुश। अभी देखोगे ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल जो बन रहा है वो एंगल बनेगा 0, क्योंकि एरिया भी तो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, ऊपर ही तो है। कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तीनों एंगल मिल गए। अब तीनों एंगल उठा के पुट करने हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया, angle between E and DS is 90 डिग्री। दिख रहा है 90 डिग्री, दिख रहा है 90 डिग्री। उसके बाद फॉर थर्ड एरिया, फॉर थर्ड एरिया एंगल बिटवीन E and DS is 0 डिग्री। अब जो भी लिखा है वो पुट करने देते हैं। अब ये पता तो चल गया कि एंगल 0 0 है। इसके बाद खेल क्या करना है यार, तीनों को ओपन करना था तीनों बार में, तीनों के लिए निकालना ना फक्स। तो ये तीनों के लिए ओपन करके एंगल पुट कर देंगे। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो इसको कॉपी करके लेते हैं पीछे। हो जा, हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सरका देता हूँ पीछे। अभी देखो यहाँ पे, अब तीनों के लिए ओपन कर देते हैं। तो मैंने तीनों के लिए ओपन किया, तो ये आएगा EDS cos थीटा फॉर फर्स्ट एरिया प्लस EDS cos थीटा, तोड़ रहे हैं हम लोग, 3 हिस्से में तोड़ रहे हैं। तो ये सेकेंड एरिया प्लस EDS cos थीटा फॉर थर्ड एरिया, और ये तुम्हारा लास्ट में Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के लिए एंगल निकाल के रखा है हम लोग ने, दिख रहा है, दोनों के लिए 90 है, लास्ट वाले के लिए 0 है। पुट कर दो, तो ये आएगा EDS cos 90। बच्चे को ना सवाल ये आ रहा है, सर आपने कुछ तो भूल गए, गोला। अपना जो गोला बनता है यहाँ पे, गोला मैंने बनाया नहीं है। गोला इसलिए नहीं बनाया बच्चा कि अब वो पहले क्लोज था,
अब क्लोज नहीं बचा क्योंकि तोड़ दिया तूने, इसलिए अगर तुम लोग बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है, फर्क तो ज्यादा पड़ता नहीं, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी cos 90 होगा क्योंकि इसका एंगल भी 90 डिग्री लिया है, प्लस लास्ट वाले का एंगल याद आ रहा है 0 है। 90 देख के इसलिए खुशी मिल रही थी कि यार ये तो गायब हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो छोरा गयो है तो आ गयो, ये पूरा का पूरा जाएगा, ये पूरा का पूरा जाएगा क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है, उसको लिख के दिखा देना कि cos 90 क्या है 0 है, तो पूरा गया, इससे बचा क्या थर्ड एरिया बचेगा। अब ये आया EDS cos 0 1 है, उसको लिख के दिखा दो, वो भी शायद तो cos 0 1 है तो बचेगा, तो ये आया EDS Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, हर जगह डिस्टेंस सेम ही है, नीचे वाला भी सेम ही होगा, तो ये वो भी जाएगा, तो ये क्या है बचा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds। स्टेप टिपिकल है, कुछ नए स्टेप फॉलो नहीं करना है, वही स्टेप करते करते जाना है। अब मारा मारी इस ds ढूंढने में, मारा मारी इस ds ढूंढने में पहले लिख लेते हैं कि मुझे पता है ds का जो इंटीग्रेशन आएगा वो बड़ा एरिया आएगा, तो लिखते हैं ये बड़ा एरिया a और ये आ गया q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बस a की वैल्यू पुट करनी है, ds स्मॉल एरिया, उसका इंटीग्रेशन करोगे बड़ा एरिया मिलेगा, पर अब बस एरिया ढूंढना है। कोई समझदार होगा बोलेगा तो ये एरिया कट चुका है, ये एरिया कट चुका है, बस थर्ड एरिया चाहिए, मतलब इतना पोर्शन चाहिए मुझे, बस इतना पोर्शन चाहिए, ये वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, ये वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। अब मुझे पता है इसका सर्कमफरेंस अभी भी बाकी है, सर्कमफरेंस इसका 2 पाई r है, उसकी लेंथ कितनी है l है, तो ये 2 पाई r इंटू लेंथ हो गया एरिया, है ना। इसका जो लेंथ आएगा एरिया आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 पाई r इंटू l, EA, तो ये लिख दिया E, ये लिख दिया 2 पाई r l चलेगा, इंटू ये तुम्हारा आया Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे अभी भी बच्चों को लग रहा है कि वो डाउट है 2 पाई r l कैसे बनेगा, तुम्हें दिखाता हूं सबर। अब देखो ये इतना सा है, अब इस हिस्से को तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया है, थोड़ा ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो इसकी लेंथ कितनी है l है, और ये इसका बचा हुआ सरकमफरेंस 2 पाई r। अब ये साफ साफ क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये साइड उसकी 2 पाई r, ये इसकी लेंथ l, तो क्या बनेगा 2 पाई r इंटू l ही बनेगा ना, समझे ना। यही तुम्हारा था ना dx वाला सरकमफरेंस वाला हिस्सा, 2 पाई r वाला हिस्सा, और पूरी लेंथ बन जाएगी वो, तो वही तो बनेगा तुम्हारा एरिया। तो इतनी बात याद है, आई होप सो बात याद रहेगी। तो ये कहीं यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, बादल जरूरी है ना, टू पाई आर इंटू एल, देन एरिया बिकम्स 2 पाई आर इंटू कैपिटल एल, हो गया। अभी क्या ही है ई निकालना है, तो ये 2 पाई एल पूरा नीचे भेज दो, तो ई इज इक्वल्स टू 2 इन ना, क्यू इन पहले ना, क्यू इन अपॉन 2 पाई आर इंटू एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी क्यू इन केवल निकाल लो, चार्ज इनक्लोज देख लो, बता दो चार्ज इनक्लोज कितना है, दिखा है क्यू ही है, चिपका दो, क्यू इन इज क्यू, तो लिख दो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अब चार्ज इनक्लोज की मैं यहाँ पे स्टेप कर रहा हूँ, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ तो कटेगा, पहले बताओ स्टेप क्या की वो बताओ, एल एल जाएगा, हमने पहले ही बात की थी, पर स्टेप क्या की है देख रहे हैं ना, यही था ना तुम्हारा काम। पिंक कलर आ गया क्या, ससुरा पिंक कलर आवत है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल्स टू लैम्डा
अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब ये डाल दो डब्बे में, डब्बा कहीं और जा रहा है, आ लो डब्बा, हो गया। क्या मुश्किल था इसमें, दो चीजें हो गई हैं, एक सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए किया है और एक इसके लिए कर दिया है ना। अरे दो चीजें हो गई ना, एक शीट कर दिया, स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हो, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, बस ये और ये हो गया। अब बचता है लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन बचता है, करें लास्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करें। देखो लास्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफिनाइट प्लेन शीट। इसकी बात करने वाले हैं, इनफिनाइट प्लेन शीट, इनफिनाइट प्लेन शीट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पर इसके लिए प्लेन शीट के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। अब शीट बोल रहा है तो शीट ड्रॉ करनी पड़ेगी, शायद से शीट वहां प्रॉपर दिख नहीं रही है अपने को, शीट अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे। ये आ गई शीट, इनफिनाइट प्लेन शीट बोला है तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि इनफिनाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होगा इस सेक्शन में कि वो शीट या वायर कोई बड़ी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ना 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 इतना नहीं। अब वो उसमें मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट बहुत पास में, तो शीट पे मैं पहले चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ। ये आया चार्ज, चार्ज कंटिन्यूस ही है और यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। अब ये आया मेरा पॉइंट सेंटर, इस सेंटर से एक पॉइंट एज्यूम करना है जिस पॉइंट पे निकालने बोला उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया एक पॉइंट इस तरफ, ठीक है, दूसरा पॉइंट इस तरफ। मुझे चाहिए दो पॉइंट चाहिए, बताऊंगा क्यों चाहिए, बाद में बताऊंगा क्यों चाहिए, पर फिलहाल चाहिए। तो इस पॉइंट पे निकालना है P, और ये भी पॉइंट पे निकालोगे तो सेम ही आएगी, हाँ ना, एक ही बात है। अभी क्या ही करना है, जितनी बातें की उतनी बातें लिख लो, करो स्टार्ट, स्टार्ट कर देते हैं। कंसिडर, कंसिडर consider a plain sheet, consider a plain sheet, ठीक है। let charge q is uniformly distributed on surface of plane sheet, surface of प्लेन शीट। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया वो सरफेस ऑफ प्लेन शीट, डिस्टेंस सेंटर से पकड़ा ना, तो ये ओ, ये डिस्टेंस तुम्हारा आर पकड़ लो, क्योंकि ये भी आर रहेगा फिर। हाँ लिखा, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आसुर का नाती पॉइंट P पे निकालना है। चलो अभी जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, पर उसके पहले की स्टेप अगर किसी को याद होगी तो बच्चा बोलेगा सर एक मिनट रुक जाओ, उसके पहले की स्टेप बाकी है। क्या स्टेप थी, चार्ज की डेंसिटी, बढ़िया है। अब तो चार्ज डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकता हूं मैं। अब ये चार्ज सरफेस पे है ना, तो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे पता है ये चार्ज बाय एरिया होता है, चार्ज बाय एरिया, तो ये इसका सिंबल था सिग्मा, ये आया Q डिवाइडेड बाय एरिया A, तो ये आया Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A।
इस बार मैं दिमाग ये लगा रहा हूं कि मैं एरिया कोई एज्यूम ही नहीं कर रहा हूं, मैं एरिया कोई पुट ही नहीं करूंगा। एरिया सर्कल रहेगा तो पार्ट स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा तो साइड स्क्वायर, ये मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस बार जो गॉसियन सरफेस लूंगा, कुछ भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार मैं अगर एक स्क्वायर बना के पास करा दूं, ऐसे स्क्वायर बना के ऐसे पास करा दूं, तो भी मतलब वही है। यहाँ कोई सिलेंडर बना दूं, यहाँ पास करा दूं ऐसे अंदर से, तो भी मतलब वही है। इसका रीजन क्या, क्योंकि इसका एरिया मैं डायरेक्ट ए ही लिख रहा हूँ, इसका एरिया भी डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ। मैं साइड स्क्वायर लिखने वाला ही नहीं हूँ, ना ही पायर स्क्वायर लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड वो एरिया कटने वाला है, एट द एंड वो एरिया कटने वाला, कुछ मतलब का है नहीं वो। तो मैं कुछ भी करके सिर्फ डायरेक्ट ए लिखूंगा, उसका एरिया पायर से सब लिखूंगा नहीं। अब सिंपलिसिटी पर्पस के लिए मुझे पता है सबसे आसान चीज जो है होती है वो पास कराना, वो होता है तुम्हारे पास इजी चीज पास कराना, वो ड्रॉ करना होता है सिलेंडर। तो मैं भी सिलेंडर ही ड्रॉ करूंगा, आसान है ना, वो ड्रॉ करना आसान है। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेंड्रिकल शेप। आ गया सिलेंड्रिकल शेप, इसलिए मैंने वो पॉइंट बनाया था, कि दिख रहा है ये वाला पॉइंट ना, इसलिए आर आर बनाया था। अभी क्या ही है, फिर से 3 एरिया दिख रहे हैं, दिख रहा ना, ये फर्स्ट एरिया, फिर ये सेकेंड एरिया, अब फिर ये थर्ड एरिया। अब वही काम फिर से करना पड़ेगा। स्टार्ट करो, लिखो पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब फिर से तीनों का एरिया एंगल ढूंढना पड़ेगा ना। स्टेप टिपिकल है, स्टेप याद रखोगे तो काम हो ही जाएगा। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया, ओपन करो, तो ये आ गया ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों के लिए तोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, तोड़ दो, पहले ही तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद हमें सिखाया था कि गोला नहीं बनेगा, बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है, मार्क्स कटेंगे ऐसा कुछ सीन नहीं है, ऐसा कुछ कटेंगे नहीं है, क्योंकि वो इतना सा तो एडजस्ट कर लेगा, सामने वाला एडजस्ट कर लेगा, सब एडजस्ट कर लेते हैं, इतना कुछ मीनिंग नहीं बदलेगा, ठीक है। पर याद रखना कि वो क्लोज नहीं रहा ना, अभी तो टूट गया ना। ये आ गया क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक ही बोर्ड पे करना चाह रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल ढूंढना है, तीनों का एंगल ढूंढना है ना। अब ये एरिया मैंने माना था कि मैं बोलूंगा कि कुछ भी हो जाए, मैं एरिया, अगर ये पूरा एरिया मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ तो ये भी एरिया ए रहेगा, तो इसके अंदर जो पास होगा वो भी एरिया ए ही रहेगा। अगर मुझे कोई पूछता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि अगर ये डी एस यहाँ आ गया, ए डी एस यहाँ आ गया, ये सारे डी एस को जोड़ूंगा, तो लॉजिकल कॉमन सेंस है कि अगर सारे डी एस को जोड़ूंगा तो यही एरिया मिलेगा ना, कुछ अलग एरिया थोड़ी मिलेगा, यही एरिया मिलेगा। देखते हैं क्या क्या बनता है सीन फिर। वो गायब करता हूँ ऑरेंज वाले कलर्स। चलो, अब इसका डायरेक्शन जो होगा एरिया का वो आएगा आउटसाइड, तो पहले ही क्लियर कर दिया, एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका एरिया भी आउटसाइड बच्चे बोल रहे हैं वहां से, तो लो भाई बना दिया आउटसाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ तुम्हें करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिमाग लगाओगे तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं आ सकती। ऊपर क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि चार्ज ऊपर ही नहीं है, चार्ज तुम्हारी शीट ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, बाहर ही रहेगी। चार्ज ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, बाहर ही रहेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको कलर चूज करते हैं ब्लू। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ऐसे ही बनेगी क्योंकि यहाँ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगी। अब इसके ऊपर ही चार्ज है तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। एरिया बदलता रहेगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। हमने कहा था और एक एरिया एज्यूम करना है, तो मान लो कि वो एरिया मैंने यहाँ एज्यूम करिया, मैंने बोला कहीं पर भी एज्यूम करिया कुछ फर्क नहीं पड़िया, ठीक है। और ये तुम्हारा आ गया डीएस, हाँ है ना, डीएस आ गया।
ये आ गया ds। हाँ, अब इसका एरिया जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, एरिया बदलता रहेगा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर ही जाएगी। अब तुम लोग बाहर इस तरफ बनाओ या इस तरफ बनाओ, बाय फर्क नहीं पड़ता। तो वो एरिया था, ये एरिया था, एरिया है, तो ये एन कैप है, एन कैप हुआ, ये एन कैप है। हाँ, इसके बाद है ds और ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दिख रहा है कि इसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री और इन दोनों में एंगल बन रहा था 0 डिग्री, दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है। अब समझदार होगा तो बोलेगा बस एक के लिए निकालना नहीं है, बाकी दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं एंगल बिटवीन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एरिया, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एरिया, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एरिया, एंगल बिटवीन E and ds is E and ds is 0 डिग्री फॉर थर्ड एरिया। इस बार उल्टा हो गया ना, और थर्ड एरिया एंगल बिटवीन E एंड ds, थोड़ा लिखना है अच्छी बात होती है, इज 90 डिग्री। अब पुट कर दो तो ये आएगा EDS, गोला मैं बार बार बनाते जा रहा हूँ, गोला नहीं आएगा। ये आ गया EDS cos 0 फर्स्ट के लिए ना, प्लस EDS cos 0 फर्स्ट के लिए ना, और प्लस लिख दो, थर्ड भी शायद से आ ही जाएगा इतने स्पेस में, EDS cos नहीं आ रहा है वहां पे तो गायब करता हूँ उस चीज को, नहीं आने वाला काम करते ही नहीं अपन, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया प्लस साइन यहाँ पे, और ये आ गया EDS cos 90, ये आया तुम्हारा Q in by एप्सिलॉन नॉट। अब समझदार होगा तो कुछ तो कटेगा, आलो गया ये वाला। अब बचा ही क्या है, ये बच गया ऊपर वाला एक EDS बचेगा, प्लस इस तरफ वाला एक EDS बचेगा, और ये फर्स्ट एरिया था, ये सेकेंड एरिया और ये थर्ड एरिया है ना। लिख दो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी क्या ये है, ये आया Q in by एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और एक बात बताइए, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी नहीं तो निकालोगे कैसे, Q in by एप्सिलॉन नॉट। अब समझदार, अब इस पे मैंने एज्यूम किया था ना ds को, मैंने कहा ना किसका ds करना है, इसका और इसका करना है ना, फर्स्ट और सेकंड का, थर्ड तो 0 हो गया, ds 0 हो गया, बस इसका ऐसा करना है। तो ds यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, सारे ds जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से लग सकता है कि यहाँ जो ds है उसकी जगह डायरेक्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बनेगा, a बनेगा प्लस EA बनेगा, और यहाँ हो जाएगा Q in by एप्सिलॉन नॉट। अब EA कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 2EA लिख दिया, और ये आ गया Q in by एप्सिलॉन नॉट। देख लो भाई, देख लो, EA प्लस EA कितना है, 2EA हो गया, और Q in by एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या ही बचा है, तो E निकालना है तो 2 और A जाएगा डिवाइड में, तो E इज इक्वल्स टू Q in अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब Q in ही क्या है, चार्ज इनक्लोज देखना है, चार्ज इनक्लोज मैं पीछे पलटूंगा भी नहीं इस बार, कि हमेशा वो Q ही रहता है ना, चार्ज इनक्लोज Q in इज इक्वल्स टू Q, देख लो चाहो तो फिर भी देखो, हमेशा यूनिफॉर्मली चार्ज Q ही रहेगा, ये देखो चार्ज Q ही रहता है हमेशा। अभी E इज इक्वल्स टू आ गया, अब ये आया Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, समझ में आया कि बताना, E is equals to sigma into A upon 2A एप्सिलॉन नॉट। अभी तो और एक बार बता सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो भाई, आए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो गया ना, ये देखो लिखा तो है इक्वेशन 1, कहाँ गया, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, हो गया।
अब कुछ तो कटेगा, मैंने कहा था कि एट द एंड लास्ट में एरिया आने वाला है ही नहीं, तो पायर स्क्वायर सब कुछ लिख के मतलब नहीं बनता, कुछ सेंस ही नहीं है। तो डायरेक्ट E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया डब्बे में, है ना। पर ये एक शीट के लिए था ना, ये एक शीट के लिए। अगर फर्ज करो तुम्हारे पास 2 शीट आ गए, ये करना नहीं है एग्जाम में, से यहां तक करके छोड़ देना, ये मुझे आगे यूज करना है, आगे यूज पड़ेगा, इसलिए अभी बता रहा हूं। अगर 2 शीट है, 2 शीट है, अब दोनों के लिए उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो इसके लिए कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए कितना आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के लिए मिला के कितना आएगा, और 2 शीट्स, 2 शीट्स, तो पता है डायरेक्ट ऐड ही करोगे ना दोनों को, तो ये आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर आएगा 2 सिग्मा, तो 2 जाएगा ना, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना, तो 2 घर पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक बात याद रखना, ये बहुत बार यूज करेंगे हम लोग, आगे यूज करेंगे, समझे कि नहीं समझे बात, बताओ जल्दी बताओ। बताओ। पैर दर्द है यार, हो गया, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मुश्किल है, बोलो स्टेप टिपिकल फॉलो किए ना, क्या ही है। अगर कुछ भी मुश्किल है तो कमेंट करो, बताओ क्या मुश्किल है। देखो मुश्किल तो लग रहा नहीं मुझे, टिपिकल स्टेप फॉलो किए तीनों में, दिख रहा है। पहले स्फीयर, टिपिकल स्टेप हमेशा ये यहां तक तो सेम करते थे, उसके बाद गॉस लॉ वाला भी काम सेम, गॉस लॉ करने के बाद एंगल मोस्टली 0 ही बनता था, 0 लिख के छोड़ दिया और एट देन फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, दिख रहा है। अब इनसाइड के लिए निकाला, सरफेस का तो निकाला, सरफेस के लिए बोल दिया कि यार तो सरफेस की बात करूंगा तो ये स्मॉल आर जो था वो अभी कैपिटल आर के बराबर हो गया ना, यहाँ आके बैठ गया, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो दोनों सेम होगा ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो लिख दिया यहाँ पे, गायब करता हूँ क्योंकि नोट्स तुम लोग को मिलेंगे तो अजीब लगेगा उसके अंदर ये, ठीक। तो ये हो गया मसला। उसके बाद इनसाइड के लिए तो पता है कि चार्ज 0 था तो पूरा 0 ही आता था, तो करके मतलब ही नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर इन्फिनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर की बात की थी, तो इसमें बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम वाला हिस्सा था वो एरिया वाला हिस्सा, एरिया वाला हिस्सा देखो यहाँ लिख के दिया है, तो दिमाग लगाओ ना। अगर ये ऐसा एरिया था, इसका ये कुछ तो रहेगा ना dx, है ना, तो तोड़ के अगर मैं ओपन करूंगा तो ये dx तो रहेगा ना उसके पास। हमें पता है वो dx क्या है, सरकमफेरेंस है उसका 2 पाई r, उसकी लेंथ कितनी है l ही है, तो एरिया भी क्या मिलेगा 2 पाई r इंटू l ही मिलेगा। मैंने बादल में लिख के दिया है 2 पाई r इंटू l। थोड़ा बड़ा बनाता तुम्हारे लिए, क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहां से, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ना, ठीक। ये जो 2 पाई r लिखा है, ये 2 पाई r सही है, ये 2 पाई r सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, बस थोड़ा एरिया अलग लिखता हूँ कि ये एरिया आ गया, पूरा एरिया चाहिए ना, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है 2 पाई r का एक साइड है और ये l है, तो ये 2 पाई r इंटू l आएगा। बस इतनी सी बात करनी थी और बस वो पुट कर दिया और लास्ट में वैल्यू पुट कर दी, क्यू एन की वैल्यू पुट कर दी, दिखा 2 r पुट किया, क्यू एन की वैल्यू पुट कर दी, क्यू है 2 पाई r को नीचे भेज दिया, क्यू लैम्डा इंटू l है, हो गया आंसर। इसमें भी ऐसे ही किया काम, पूरा ऐसे सिग्मा इंटू ये सब कुछ 3 बार तोड़ दिया, इसमें से एक 0 हो गया, इसका भी e लिख दिया, 2e आ गया, लास्ट में फिर से एक बार क्यू एन की वैल्यू पुट करोगे, आंसर सामने है। बस ये ट्रिक याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इतना हिस्सा बताया है ये हम लोग को यूज करना है आगे, तो कुछ भी करके इस चीज को याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट देगा मुझे आगे, और तुम लोग को भी बताना नहीं पड़ेगा बार बार। तो ये हो गया अपना गॉस लॉ, कुछ भी डाउट रहा तो बता देना कमेंट्स में, समझे। चलो आई होप सो हर चीज समझ में आई गई, कुछ भी डाउट रहा डायरेक्ट कमेंट कर देना, सारे कमेंट का रिप्लाई वहीं मिल जाएगा, और जो भी डाउट टॉपिक करना है नेक्स्ट उसका भी बात कर देना। चलो मिलते हैं, तबियत संभालो, ख्याल रखो, बाय बाय।